हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पैट 2022 की तैयारी के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पैट 2022 जिसकी परीक्षा सितंबर में होनी है, इसके लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और जो पैट में जीएस का भाग आएगा, जीएस, वो सारा का सारा भाग हम आपको कंप्लीट कराएंगे, जितना भी भाग है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे जल्दी से। ठीक है, क्योंकि सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया गया। जीएस का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे जल्दी से। देखिए भाई, सिलेबस लगा दीजिए भाई, सिलेबस लगाइए। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री दी गई है, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास कितना? 5 नंबर का। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से कहाँ तक दिया गया? ब्रिटिश काल तक, ब्रिटिश काल तक, ब्रिटिश काल तक। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। सिलेबस लगा दीजिए भाई। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके बाद भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। इसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। ये सभी सब कितने? 5-5 नंबर के हैं। 5-5 नंबर का टॉपिक है ये। ठीक है, ये सारा का सारा मैं आपको, ये सारा का सारा जो भाग है, जो पार्ट है जीएस के अंतर्गत, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, और पूरी तरह से कंप्लीट करवाऊंगा। ये नहीं कि कुछ टॉपिक छोड़ दिया या कम पढ़ाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पेपर क्रैक करवाना है तो पूरा कंप्लीट सिलेबस अच्छी तरह से आपको क्लास देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास से। पहला टॉपिक भी है और सिलेबस में भी दिया गया, इससे स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री, इतिहास। ये कितना है? 5 नंबर का है। पैट में 5 नंबर का दिया गया। ठीक है, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास, देखिए, अगर हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? प्राक ऐतिहासिक काल, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, और सबसे लास्ट में पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। इस तरह हम काल का निर्धारण करके अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें ना कोई लिखाई पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। कहने का मतलब, ना कोई लिखित साक्ष्य लिखा गया और ना ही उसको, ना ही वहाँ से प्राप्त हुआ और ना ही पढ़ा गया। जब भाई लिखा नहीं जाएगा, लिखाई पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, उसको क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें क्या आएगा? पाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें प्राक ऐतिहासिक काल में कोई साक्ष्य लिखा हुआ नहीं मिलता है। अब जब लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो उसको पढ़ेंगे क्या?
जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे क्या? इसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है जिसके आधार पर ये बताया जा सके कि ये इसका कब स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर क्या क्या था, बस अनुमान के आधार पर बताते हैं। इसमें आता है पाषाण काल, क्या आता है? पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखा तो गया, लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसकी लिपि ऐसी थी जो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, उसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और यहाँ पर ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, दोनों चीज़ें हुई। ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। अब इसमें पाषाण काल आता है, इसमें क्या? सिंधु सभ्यता, जो अभी हमें आपको पढ़ानी है, ठीक है, सिंधु सभ्यता। और इस यहाँ से वैदिक काल स्टार्ट होता है, वैदिक काल, प्राचीन इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है, ऐतिहासिक काल से, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे या और किसी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना समय भी नहीं है। पैट के लिए जो सिलेबस में है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता या फिर इतिहास का जनक कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, और क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ये इतने नाम इसके कैसे पढ़ें ये भी हम आपको बताएंगे। इसका काल क्या है बताइए, समय क्या था? ये था 2500 से 1750 BC। देखिए, बहुत से इतिहासकार अलग अलग समय बताते हैं, लेकिन सबसे मान्य समय इसका क्या है? 2500 से 1750 BC, ठीक है, इसका समय है। और इससे अगर हम बात करें किसी भी सभ्यता का विकास नदी के किनारे क्यों होता है? क्योंकि मानव को जीने के लिए, मनुष्य को जीने के लिए पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पानी कहाँ मिलेगा? किसी नदी के किनारे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी किस नदी के किनारे हुआ, किस घाटी में हुआ? तो सिंधु नदी की घाटी या उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि किसी भी सभ्यता का विकास नदी के किनारे क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए, मानव को जीने के लिए पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी किस नदी के किनारे हुआ? सिंधु नदी के किनारे। इतनी बात आपको समझ में आई? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? कमेंट करके बताइए। देखिए, काल निर्धारण हो गया 2500 से 1750 BC। ये सबसे इसका मान्य समय है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है। और अगर हम किसी प्राचीन पदार्थ का या किसी वस्तु का काल निकालते हैं तो उसका एक वैज्ञानिक तरीका क्या है? कार्बन डेटिंग। इसमें कार्बन 14 जो कार्बन 12 का जो कार्बन होता है उसका क्या है? समस्थानिक। इसकी मदद से हम उसका समय निकालते हैं किसी भी वस्तु का कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग टेक्निक का। इसमें कार्बन 14 जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, किसी दिन हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री में कि कार्बन 14 जो कार्बन का समस्थानिक है, इसकी मदद से उसकी आयु का निर्धारण कर लेते हैं, उसका अनुमान लगा देते हैं। लेकिन इससे जो डेट निकाली गई उसको भी इतनी मान्यता नहीं दी गई। इससे सबसे ज़्यादा मान्यता किसे की दी? 2500 से 1750 BC को, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? कमेंट करके बताते रहिए। समझने में कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताते रहिए। इसे किस काल में रखा गया? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया।
ऐतिहासिक काल क्या होता है भाई, यहाँ पर कोई चीज़ लिखी तो गई लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, उसको किस में रखते, आदि ऐतिहासिक काल में। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए इसकी खोज कब हुई, खोज कब हुई। देखिए उस समय, जिस समय सिंधु सभ्यता की खोज हुई, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक अधिकारी था। कौन था, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन था, जॉन मार्शल, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। ये कौन था, अध्यक्ष। इसने क्या किया, 1921 में एक भारतीय को एक जिम्मेदारी सौंपी। क्या नाम था उसका, दयाराम साहनी। इसको एक जिम्मेदारी दी, एक निर्देश दिया। इसी के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। क्या खुदाई की, खोज किसने की, इसी ने खोज की। जबकि निर्देश किसने दिया था, जॉन मार्शल, एक अंग्रेज अधिकारी ने। सबसे पहला जो स्थल खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कौन सा था, हड़प्पा। अब देखिए यहाँ पर एक डाउट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में, और हड़प्पा स्थल की खोज भी कब हुई, 1921 में। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा था, हड़प्पा, और खुदाई भी कब हुई, 1921 में। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की खोज एक ही है, एक ही बात है। यहाँ पर कह लें हड़प्पा स्थल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन खोजा गया, हड़प्पा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके विस्तार की बात करते हैं। विस्तार, देखिए इसको हटा देते हैं हम, इसके विस्तार की बात करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। देखिए ये है सबसे उत्तर दिशा, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर एक स्थल है, कौन सा, मांडा। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब। और सबसे दक्षिण में कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सा, दैमाबाद जो स्थल है, कौन सा, दैमाबाद। किस नदी के किनारे, तो ये गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे है। कौन सा, दैमाबाद, महाराष्ट्र में जो स्थल है, ये सबसे क्या, दक्षिणी स्थल है, दक्षिणी स्थल। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये पूर्वी स्थल, या फिर यहाँ पर बना लेते हैं सबसे पूर्वी स्थल, पूर्वी कहाँ है, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। कौन से शहर में, मेरठ में। कौन सा स्थल, आलमगीरपुर। ये सबसे क्या है, पूर्वी। सबसे पश्चिमी, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। यहाँ पर कौन सा स्थल बताइए भाई, ये दास्क नदी के किनारे, कौन सा स्थल है बताइए भाई, कौन सा स्थल, सुतकोंगेडोर। कौन सा, सुतकोंगेडोर। ये सबसे क्या था, सबसे पश्चिमी स्थल, पश्चिमी स्थल। सबसे पूर्वी, मांडा, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिण में, महाराष्ट्र, दैमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे। सबसे पूर्व में कहाँ तक फैली थी, उत्तर प्रदेश तक, मेरठ के आलमगीरपुर तक। इसके बाद आते हैं पश्चिम में,
जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर ये सबसे पश्चिमी स्थल खोजा गया। कौन सा? सुतकोंगेडोर। सुतकोंगेडोर कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। अब इसकी हम लोग दूरी की, विस्तार की बात करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी थी? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी थी? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर ये इतने क्षेत्र में फैली थी। उत्तर से जो दक्षिण की दूरी थी कितनी? 1400 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की दूरी थी वो 1600 किलोमीटर। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता, बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो आकार कैसा था भाई? त्रिभुजाकार। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। भले ही कोई आकार बने ना बने, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं जो हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि हमें अपना प्रश्न भी सही करना, पूरी तरह से ये जो आकार है त्रिभुजाकार नहीं है, लेकिन मान लिया गया कि ये आकार त्रिभुजाकार है, इसलिए पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो मेरठ में आलमगीरपुर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत कमेंट करके बताइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये सभ्यता जो थी वो किस प्रकार की थी? तो ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता क्यों थी? क्योंकि इसमें जो स्थल खोजे गए, जो नगर खोजे गए, उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, इसमें बहुत अच्छे नगर बसे हुए थे। ठीक है, तो ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके बाद जो वैदिक काल था, वैदिक काल आता है, उसमें जो सभ्यता थी, वहाँ का जो जनजीवन था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि इससे पहले की बात क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता इससे पहले की सभ्यता, और वहाँ पर कैसी थी? प्रथम नगरीय सभ्यता उसको कहा गया। वहाँ पर नगर बसे हुए थे। इसके बाद बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी कौन सी? यह सभ्यता, ऐसे लिखिए, यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो आप बताएंगे मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, उसी समय मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ, उसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नगरों के बारे में, फिर इसके बाद पढ़ेंगे नगर विन्यास, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नगरों के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 ईस्वी में। किसने खोज की? खोज दयाराम साहनी, इन्होंने इसकी खोज की। अब हम लोग बात करते हैं कि ये है कहाँ पर? तो ये मोंटगोमरी जिला। कौन सा? मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत। स्टेट कौन सा है? पंजाब। पाकिस्तान। जो हड़प्पा है वो कहाँ पर है? मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। इतनी बात आपको समझ में आई? किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे।
नदी कौन सी है? नदी कौन सी है भाई? रावी नदी है। रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है। कौन सा? हड़प्पा जो स्थल खोजा गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से ऐसे साक्ष्य मिले जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इधर हम लोग बात करते हैं। दिख रहा है भाई? चमक तो नहीं रहा बोर्ड? देखो चमक तो नहीं रहा। चलो देखो भाई, अब देखते हैं यहां से क्या क्या मिला, साक्ष्य क्या क्या मिले। साक्ष्य एक तो मिला अन्नागार। अन्नागार क्या होता है भाई? अनाज को स्टोर करने के लिए एक रूम होता है, उसको कहते हैं अन्नागार, जो कि एक विपरीत परिस्थिति में या फिर कहीं पर भुखमरी फैल जाए या फिर अन्न खत्म हो जाए तो उसे दिक्कत ना हो, लोगों को उसकी भरपाई की जा सके, लोगों को जीवित रखा जा सके, इसलिए अन्नागार में अनाज का स्टोर करते हैं। अन्नागार क्या होता है? अनाज को स्टोर करने के लिए एक रूम होता है। इसके बाद और क्या मिला? पत्थर से बने लिंग और योनि। क्या मिला? पत्थर से बने लिंग और योनि। ये भी आपको बताएंगे इसका क्या कार्य था, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद मात्र देवी की मूर्ति मिली। मात्र देवी की मूर्ति, ये सभी इसकी क्या करते थे? पत्थर से बने लिंग और योनि मात्र देवी की, इसकी सबकी पूजा करते थे ये लोग। इसके बाद भूसी मिली। किसकी? जौ की भूसी, जले हुए गेहूं मिले। जौ की भूसी, जले हुए गेहूं। जौ की भूसी बहुत जगह से प्राप्त होती है और हड़प्पा से भी क्या? जौ की भूसी मिलती है। इसके बाद बच्चे के साथ स्त्री को दफनाया गया, या फिर ऐसे कह लें कि स्त्री के साथ बच्चे को दफनाया गया। स्त्री के साथ बच्चे को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। बच्चे को दफनाया गया, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जब स्त्री के साथ बच्चे को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस महिला की शायद प्रसव के दौरान, उस बच्चे को जन्म देने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई होगी, इसलिए स्त्री के साथ बच्चे को दफनाने के साक्ष्य हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद क्या मिलता है? तांबे की इक्का गाड़ी। तांबे की इक्का गाड़ी। भाई हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता इतने विस्तार से, इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपका कोई भी किसी भी परीक्षा का प्रश्न हो नहीं छूटेगा, ठीक है। इस बात की आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसके बाद देखते हैं लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ मनुष्य का धड़। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ लाल बलुआ पत्थर का धड़, ये किसका था? ये मनुष्य का था। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ मनुष्य का धड़, जो सिर अलग था। इसके बाद 16 ताम्र भट्टियां भी मिली। 16 ताम्र भट्टियां, 16 तांबे की भट्टी, या फिर इसे कहते हैं ताम्र भट्टियां। और 18 अनाज को कूटने के लिए चबूतरे भी मिले। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो हमने आपको लिखाया ये इंपॉर्टेंट है। क्या साक्ष्य मिले? अन्नागार तो बहुत जगह मिलता है, यहाँ भी मिला। पत्थर से बने लिंग और योनि मिली। मात्र देवी की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जौ की भूसी, ये क्या मिले? जले हुए गेहूं के साक्ष्य मिले। जौ की भूसी। इसके बाद स्त्री के साथ बच्चे को दफनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तांबे की इक्का गाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाल बलुआ पत्थर का धड़, मनुष्य का लाल बलुआ पत्थर का धड़ मिला। 16 ताम्र भट्टियां मिली। इसके अलावा और भी बहुत सारे
साक्ष्य मिले, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, परीक्षा में नहीं पूछे जाते। 18 चबूतरे मिले जो अनाज कूटने के काम में आते थे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, इसको समझ लीजिएगा। अगर समझने में कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट करके बताइए भाई। इसको हटाएंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसकी बात करते हैं। ये देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कहाँ पर है। ये है लरकाना जिला, लरकाना जिला, पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, पाकिस्तान। कहाँ पर है? लरकाना जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में है ये। कौन सा? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब हुई? 1922 में। 1922 में इसकी खोज हुई। हड़प्पा के एक वर्ष बाद 1922 में इसकी खोज होती है, खोज। अब इसकी खोज किसने की? हड़प्पा की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। सॉरी, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने। यहाँ पर लिख लीजिए आप, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। इन्होंने इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने। कब? 1922 ईस्वी में। इतनी बात आपको समझ में आई? देखिए अब इसकी विशेषताएं क्या क्या, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए, क्या क्या साक्ष्य मिले, प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए एक तो पहले ये बात कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो ये नगर है, इसी को कहते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात कर रहे हैं हम लोग, स्थल की बात नहीं कर रहे। सबसे बड़ा नगर पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या 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 प्राप्त हुआ। बताइए भाई, किसी को पता? देखिए यहाँ पर एक तो अन्नागार, अन्नागार हड़प्पा में भी मिला था, यहाँ पर भी मिला। क्या मिला? अन्नागार, गोडाउन, गोडाउन मान लीजिए उसको, जहाँ पर अनाज को स्टोर करते हैं। अन्नागार, अन्नागार। इसका साइज क्या था? ये था 50 बाई 27 मीटर, ये था इसका साइज। इसकी लंबाई कितनी थी? 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी थी? 27 मीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत, इसे कहा जाता है अन्नागार को। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ा भवन किसे कहा जाता है? इस अन्नागार को कहा जाता है। इसके बाद जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। यहाँ पर लिख लीजिए आप, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहनजोदड़ो से अधिक मात्रा में नर कंकाल मिले हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। इसके बाद देखते हैं विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। अब देखिए स्नानागार कैसा था, इसको समझ लीजिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्नानागार है। इस स्नानागार में बाथरूम, जिसको कहते हैं बाथरूम, स्नान करने के लिए, इसमें नीचे उतरने के लिए इसकी गहराई काफ़ी थी। इसमें नीचे उतरने के लिए इस प्रकार से सीढ़ियाँ थीं, अंदर की तरफ जाने के लिए, नीचे जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थीं, दोनों तरफ से।
ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी किसमें, स्नानागार में, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है खुदाई के दौरान। ये प्रश्न पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बना मिला है, तो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की भी बात करते हैं। देखिए लंबाई कितनी थी, यहाँ पर लिख लीजिए, लंबाई कितनी थी, 11.88 मीटर। चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई बताइए भाई, चौड़ाई कितनी थी, 7 मीटर। गहराई कितनी थी, गहराई, इसकी गहराई कितनी थी, 2.43 मीटर। लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.43 मीटर। ये पूछी नहीं जाती, आपको जानकारी के लिए बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, छोटे छोटे कमरे चारों ओर इसके कमरे बने हुए थे। ये अनुमान लगाया जाता था कि ये कमरे क्या हैं, चेंजिंग रूम है, कपड़े बदलने का स्थान है, चारों ओर बने हुए थे। और साइड में यहाँ पर एक कुआं था, कुआं। इससे ये अनुमान लगाया जाता था कि इसमें पानी का आदान प्रदान इस कुएं से किया जाता था। किसमें, इस विशाल स्नानागार में। स्नानागार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। आपको बात समझ में आ गई, ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। चलिए भाई अब देखते हैं आगे क्या मिला। पशुपत की मोहर मिली, पशुपत की एक मोहर मिली जिस पर पशुपतनाथ का अंकन था, चित्र का अंकन था। एक मोहर मिली, मोहर, मोहर पर पशुपतिनाथ इनके विशेष पूजनीय देवता थे, उसका क्या अंकन मिलता है इस मोहर पर, अंकन, उसका चित्र बना हुआ था। ठीक है, कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली जिस पर पशुपतिनाथ की वो चित्र था, अंकन था। इसके बाद मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया रोग का प्रमाण, मलेरिया रोग का प्रमाण, मलेरिया रोग का प्रमाण प्रश्न पूछा जा सकता है। मलेरिया रोग का प्रमाण सिंधु घाटी से कहाँ से मिला, तो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला। इसके बाद चांदी के साक्ष्य, चांदी के साक्ष्य, इतना सब मिला कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए विस्तार से आपको बताना पड़ा। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। आपको छोटे छोटे नगर हैं, स्थल हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसे हटा दीजिए भाई। चन्नू दड़ो, ये भी एक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया। चन्नू दड़ो, यहाँ पर किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं, देखिए इसको देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। यहाँ से क्या मिलता है, दवात, कलम दवात नहीं होती, दवात के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद शैल आभूषण, शैल आभूषण, और क्या मिलता है, लिपस्टिक। अब आप लोग इससे अनुमान लगा लीजिए कि ये सभ्यता कितनी विकसित थी। उस समय महिलाएं लिपस्टिक का प्रयोग किया करती थी। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि इनके पास लिपस्टिक बनाने की टेक्निक कहाँ से आई होगी इतने प्राचीन समय में। हम लोग अभी अगर लिपस्टिक बनाना चाहें तो नहीं बना सकते, क्योंकि पता ही नहीं कैसे बनती है। लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिपस्टिक का आविष्कार कर चुके थे और उसका प्रयोग भी करते थे। कहाँ से मिली, चन्नू दड़ो से। ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, चन्नू दड़ो। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पद चिन्ह मिलते हैं। ईंट पर,
ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पदचिन्ह देखिए, एक ईंट मिली है चन्नू दड़ों से, वहां पर इसका अंकन है किसका? कुत्ते और बिल्ली के पैरों का अंकन है। ऐसा लगता है उस ईंट को देखकर कि जैसे कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा हो, उसके पैरों के निशान मिलते हैं। कहां से मिला? चन्नू दड़ों से। इसके बाद देखते हैं हम लोग, मिट्टी की बैलगाड़ी मिली। किसकी? मिट्टी की बैलगाड़ी। मिट्टी की बैलगाड़ी। इसके बाद कांस की खिलौना गाड़ी। कांस की खिलौना गाड़ी। देखिए, एक चीज़ छूट गई, उसमें मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी भी मिली थी। मोहनजोदड़ो से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो। एक कांस की नर्तकी, कांस की नर्तकी जिसको डांसिंग गर्ल भी कह सकते हैं। ये किसकी थी? कांसे की धातु की। कांसा किससे बनता है? अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का आविष्कार कर लिया। इसे यहाँ से कांस की एक नर्तकी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट, ये छूट गया उसमें, इसे आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। मोहनजोदड़ो से कांस की नर्तकी भी मिलती है। ये जब हमने आपको बताई कांस की खिलौना गाड़ी, तब मुझे याद आया कि मोहनजोदड़ो से कांस की एक नर्तकी भी मिली है। ठीक है। और यहाँ से चन्नू दड़ों से क्या मिलता है? मिट्टी की नालियाँ मिलती हैं। मिट्टी की नालियाँ। भाई अब ये आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी की नाली कैसे सक्सेस हो सकती, कैसे सफल हो सकती। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे मिट्टी की कोई चीज़ बनाई, उसको प्रयोग में लाना अधिक समय तक, तो उसे आग में पका लेते थे। अब जब आग में पका लेंगे तो मिट्टी की नाली से पानी बाहर निकल जा सकता, आराम से जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए भाई, इसको हटाइए, आगे बात करते हैं हम लोग अगले स्थल पर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अगले स्थल पर। कौन सा? लोथल। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात। इस स्थल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल माना जाता है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे जल के रास्ते, इसलिए इसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल माना गया। और यहाँ से इसे और क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या फिर पत्तन नगर, इसे पत्तन नगर भी कहते हैं। और यहाँ से बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है, गोदीवाड़ा। भाई, गोदीवाड़ा क्या होता है? जहाँ पर पानी के जहाज या नाव को रखा जाता है, उनको एक स्थान दिया जाता है रखने के लिए, उसको क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा। यहाँ से मिलता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ पर पानी के जहाज या नाव को खड़ी करने की जगह को क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा। और इस लोथल को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, क्योंकि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्र से व्यापार करते थे। ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला? दोहरा समाधान का मतलब क्या है कि दो लोगों को एक साथ दफनाया गया। उसमें लोग क्या? एक स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दोहरा समाधान
का अवशेष या साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से? लोथल से मिलता है। आप ये प्रश्न कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं चावल की भूसी, सीढ़ीदार नाली। चावल की भूसी, चावल की भूसी कई जगह से मिली। चावल की भूसी, चावल की भूसी, और क्या मिला बताइए भाई? चावल की भूसी मिलती है, और क्या मिलता है? सीढ़ीदार नाली। क्या मिलता है? सीढ़ीदार नाली, सीढ़ीदार नाली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद देखते हैं दरवाजे। जो लोथल था, यहाँ पर जो मकान बने हुए थे, घर बने हुए थे, इनके जो दरवाजे खिड़की थे वो मुख्य द्वार की ओर खुलते थे। खिड़की दरवाजे, खिड़की दरवाजे मुख्य द्वार की ओर, मुख्य द्वार की ओर खुलते थे। ये एक ऐसा स्थल है, यही स्थल में जो घर बने हुए थे, मकान बने हुए थे, इनके जो दरवाजे खिड़की थे ये मुख्य द्वार की ओर खुलते थे। बाकी स्थलों में जो मकान बने हुए थे उनके खिड़की दरवाजे मुख्य द्वार की ओर नहीं खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ के खिड़की दरवाजे, मकानों के खिड़की दरवाजे मुख्य द्वार की ओर खुलते थे। इसका एक प्रमुख रीज़न है क्योंकि लोथल जो था वो समुद्र के किनारे गुजरात में था। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए, वहाँ से स्वच्छ पर्यावरण को लाने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो खिड़की दरवाजे थे वो मुख्य द्वार की ओर खुलते थे। ठीक है, चलिए भाई इसको हटाइए, आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए भाई अगला है सुत कोटड़ा। सुत कोटड़ा ये भी क्या है? एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ से क्या मिलता है? सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा घोड़े के अस्थिपंजर। प्रश्न आता है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले? तो कहाँ से? सुत कोटड़ा अस्थिपंजर। और क्या मिला? पंजर, यानी घोड़े की अस्थियाँ मिली, उसकी हड्डियाँ मिली। इसके बाद अग्निवेदिका, अग्निवेदिका। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले? तो कहाँ से? सुत कोटड़ा। इसके बाद देखते हैं रोपड़। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। यहाँ से क्या मिलता है बताइए भाई? यहाँ से क्या मिलता है? रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रोपड़ से। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं राखीगढ़। राखीगढ़ कहाँ पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ कहाँ पर है? हरियाणा। भारत में खोजा गया, भारत का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़। कहाँ पर है? हरियाणा में। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिलता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये था, कौन सा? राखीगढ़। यहाँ से कब्रिस्तान मिलता है, टेराकोटा ईंटें मिलती हैं। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। टेराकोटा ईंटें या फिर ईंट मिलती है। देखिए भाई टेराकोटा क्या है, क्या होता है? देखिए जब
मिट्टी से बनाई हुई वस्तु को पका लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? टेराकोटा। जैसे मिट्टी से किसी वस्तु को बनाया गया और उसको आग में पका लिया गया तो उसको क्या कहेंगे? टेराकोटा कहेंगे, टेराकोटा। ठीक है, राखी गढ़तक हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला बताइए भाई? कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला? चूड़ी कारखाना। और क्या मिला? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और क्या मिला बताइए भाई? कालीबंगा से और क्या मिला? पहली चीज क्या मिली? चूड़ी कारखाना, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और क्या मिला? कालीबंगा, चूड़ी कारखाना, चूड़ी कारखाना। और क्या मिला? जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और क्या मिला? पक्की नालियां और पक्की सड़कें। ये एक ऐसा स्थल था जहाँ पर पक्की सड़कें बनी हुई थी। सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें मिलती हैं वो पक्की नहीं मिलती हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा स्थल था कालीबंगा जहाँ पर पक्की सड़कें और नालियाँ, पक्की सड़कें और नालियाँ मिलती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नगर नियोजन की। बहुत इंपॉर्टेंट है नगर नियोजन। चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन ही ऐसा था जो इसे अन्य सभ्यताओं से अलग बनाता है। देखिए इसमें नगर कैसे बसे हुए थे, इस प्रकार के ये नगर बसे हुए थे। जो मुख्य सड़क है, जो मुख्य सड़क वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, मुख्य सड़क। और जो नगर थे, नगर, इसमें दो भाग होते थे। ये पश्चिमी टीला कहलाता था, पश्चिमी टीला कहलाता था। और ये पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। और इसे क्या कहते थे? दुर्ग। और ये जो पश्चिमी टीला, जो ये दुर्ग था, ये पूर्वी टीला से कुछ ऊंचाई पर होता था, ऊंचाई पर। ये इस तरह से, इस तरह से होता था। जो पश्चिमी टीला था वो पूर्वी टीला से कुछ ऊंचाई पर था और इसे दुर्ग भी कहते थे। सामान्यतः ये माना जाता है कि इस पश्चिमी टीला में या फिर दुर्ग में कोई अमीर वर्ग रहता था, ये माना जाता है। और यहाँ पर श्रमिक रहते थे, ये मानते हैं। यहाँ पर अमीर वर्ग। सड़कें जो थी ये समकोण पर काटती थी, समकोण पर, समकोण पर काटती हुई सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी और जो नालियां थी वो ढक्कनदार थी। कैसी? ढकी हुई नालियां। यहां से जैसे ये मुख्य सड़क नहीं, ये अलग कोई सड़क है, तो जो घर के दरवाजे थे ये मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके दूसरी सड़क की ओर खोलते थे। ये इस तरह से ये थे, ये मुख्य द्वार, मुख्य सड़क की तरफ इसके द्वार ना खुल करके दूसरी जो सड़क थी उस तरफ ये जो दरवाजे थे ये खुलते थे। बात समझ में आ गई? जो सड़कें थी वो 90 अंश पर काटती थी। जो नगर बसे हुए थे उनमें दो भाग थे, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला।
पश्चिमी टीला को दुर्ग भी कहते थे, यहाँ अमीर वर्ग निवास करते थे। ये पूर्वी टीला से कुछ ऊपर या ऊंचाई पर स्थित होता था और यहाँ चारों तरफ से एक बाउंड्री वॉल होती थी, जिसे प्राचीर कह सकते हैं कि ये घिरा हुआ होता था, घिरा हुआ होता था। और जो यहाँ पर नालियाँ थीं, ये यहाँ पर मुख्य सड़क जो नहीं थी उसके किनारे किनारे जो नालियाँ थीं, ये नालियाँ आकर के यहाँ पर मिलती थी। जो मुख्य नाली थी, मुख्य सड़क पर जो नाली थी यहाँ पर मिल जाती थी। बात समझ में आ गई। ये जो नगर की बसावट थी, नगर की बसावट, बसावट इसको क्या कहा गया? बसावट। इसको एक नाम दिया गया, उसको कहा गया ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति। प्रश्न पूछा जाता है ये आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन या नगर की बसावट किस पद्धति पर आधारित थी? तो किस पद्धति पर? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। सामान्यतः नगर नियोजन में दो भाग होते थे, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को दुर्ग कहते थे, यहाँ पर अमीर वर्ग निवास करता था, ऐसे मानते हैं। जो पश्चिमी टीला था, जहाँ पर अमीर वर्ग निवास करता था, वो पूर्वी टीला था उससे कुछ ऊंचाई पर होता था। जो सड़कें बनी थीं ये 90 अंश पर काटती थी, 90 अंश पर ये। ठीक है, और जो घर के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके सामान्यतः दूसरी जो सड़कें थी उनकी तरफ खुलते थे। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि मुख्य सड़क की ओर कहाँ के दरवाजे खुलते थे, बताइए भाई। कहाँ के? लोथल एक ऐसा नगर था, एक ऐसा स्थल था जहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, केवल और केवल लोथल ऐसा था। ठीक है, बात समझ में आ गई। ग्रिड पद्धति पर आधारित थी बसावट। नगर नियोजन किस पर आधारित था? ग्रिड पद्धति पर। सड़कें समकोण पर काटती थीं, समकोण पर। ठीक है, दो दुर्ग होते थे, दो टीला होते थे, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। चलिए भाई, ठीक है, नगर नियोजन समझ में आया। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि कैसी थी, किस फसल का उत्पादन करते थे? तो मुख्य फसल कौन सी थी? मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। अन्य फसलें कौन सी थी? इसके अलावा और भी फसलें ये लोग उगाते थे, उनमें कौन सी थी? खजूर, तिल, सरसों, मटर, इनका भी उत्पादन किया करते थे ये लोग अन्य फसलों में। मुख्य फसल गेहूं और जौ। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जो कपास है, कपास का उत्पादन भी ये लोग करते थे। देखिए, कपास के सबसे प्राचीन, सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, यहाँ पर लिख लीजिए। इसके प्राचीनतम साक्ष्य, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं पशुपालन की। पशुपालन में मुख्य पशुपालतू कौन सा था? कुत्ता। कुत्ता मुख्य रूप से ये लोग पालते थे। इसके अलावा किन जानवरों का पालन करते थे, बताइए भाई। इसके बाद कुबड़ वाला बैल, इसकी ये लोग पूजा भी करते थे, कुबड़ वाले बैल की।
इसके अलावा और कौन से पशुओं का पालन करते थे? जैसे भैंस, बकरी, भेड़, इनको भी ये लोग पालते थे। तो कृषि हो गई, पशुपालन हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, लिपि पर आते हैं। इसको हटाओ भाई, हटाइए इसको। चलिए हम लोग लिपि पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, लिपि से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। देखिए लिपि कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक, या फिर इसे और क्या कहते हैं, चित्राक्षर और भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है? देखिए लिपि में इसमें अक्षर नहीं थे, छोटे छोटे चित्रों को बनाया जाता था। लिखने की जगह पर छोटे छोटे चित्रों को बनाया जाता था और उससे ये समझा जाता था कि ये क्या कहना चाह रहा है या फिर क्या लिखना चाह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लिखने के तरीका अपनाते थे वो भाव चित्रात्मक था। छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से बताते थे कि क्या लिखा जाना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं किसकी, इनकी लेखन शैली कि लिखते किस प्रकार थे। देखिए जो हम लोग हैं वो किधर से लिखते हैं, बताइए भाई, हम लोग किधर से लिखते हैं ये बताइए। बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं, बताइए भाई। हम लोग किस तरह से लिखते हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, बताइए भाई। आप ये प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए इनकी जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर, जैसे हम लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाईं ओर, यहां से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और जब ये लाइन भर जाती है तो यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से इस तरह से लिखते चले जाते हैं, बाएं से दाएं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस तरह नहीं लिखते थे। वो क्या करते थे, दाईं ओर से लिखना प्रारंभ करते थे, इस तरह से लिखते थे, इस तरह से। और जब ये पहली लाइन भर जाती थी दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखते थे। और जब ये लाइन भर जाती थी तो फिर यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इनको, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ से, और यहाँ तक लिखते चले जाते थे। और जब ये दूसरी लाइन भर जाती थी तो यहाँ से फिर यहाँ से स्टार्ट करते थे, दाईं से ओर, और बाईं ओर की तरफ लिखते थे। तो इस आकार को एक नाम दिया गया, क्या, ये ई के आकार की लिखावट करते थे। जो इनकी लेखन शैली थी वो ई आकार की थी। ये लोग दाईं से बाईं ओर लिखते थे और इस लिखावट को एक अलग नाम भी दिया गया। किसको, लेखन शैली को क्या नाम दिया गया भाई, बुस्ट्रोफेडॉन। क्या, दाईं से बाईं ओर, इसको एक नाम दिया गया, क्या, बुस्ट्रोफेडॉन। इस लेखन शैली से लिखते थे, लेखन शैली बुस्ट्रोफेडॉन, दाईं से बाईं ओर। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वर्ण व्यवस्था पर आते हैं, वर्ण व्यवस्था। देखिए वर्ण व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता की वर्ण व्यवस्था, किस वर्ग के लोग रहते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 वर्ग के लोग रहते थे। 4 वर्ग थे। कौन कौन से, देखिए पहला वर्ग कौन था, ब्राह्मण।
जिसको पुजारी भी कह देते हैं, ठीक है। दूसरा छत्री, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक। ये माना जाता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में शासन जो करता था वो छत्री या फिर व्यापारी वर्ग का ही शासन होता था, ये माना जाता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कैसे कला शिल्प, कला और शिल्प। ये लोग तांबा, टिन की वस्तुएं बनाते थे। इसके अलावा और क्या बनाते थे? ईंट बनाते थे, ईंट बनाना और नाव बनाना। और इसके बाद मनका, मृदभांड, मनका बनाना और मृदभांड, मिट्टी के बर्तन बनाना। स्वर्णकार का, सोने का भी कार्य करते थे, गोल्ड का, स्वर्णकार भी थे, स्वर्णकार, ठीक है। कला शिल्प में तांबा, टिन की वस्तुएं बनाते थे, कांसा की भी वस्तुएं बनाते थे, कांसा की वस्तुएं। तांबा, टिन की वस्तुएं बनाना, ईंट बनाना, नाव बनाना, मनका बनाना, मृदभांड, स्वर्णकार करना और कांसा की वस्तुएं बनाना। इसके बाद हम लोग आते हैं व्यापार पर। व्यापार, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनका व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है भाई? वस्तु के बदले वस्तु देना, पैसे नहीं लेते थे, वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बाद व्यापार किसका करते थे? कृषि में, बताइए भाई, कृषि में व्यापार किसका करते थे? कपास का, कपास और टेराकोटा की वस्तुओं का। टेराकोटा, मिट्टी में पकी हुई वस्तुओं को क्या कहते हैं? टेराकोटा। इसके बाद आयात किसका करते थे? आयात, अन्य देशों से आयात किसका करते थे? सोना, चांदी, इसका आयात करते थे। और क्या करते थे? और किसका करते थे? तांबा, टिन, इसका आयात करते थे। चलिए भाई हटाइए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक जीवन, देखिए यहाँ का जो जीवन था, सामाजिक जीवन, यानी घर की मुखिया कौन होती थी? महिलाएं। मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी घर की मुखिया कौन थी? महिलाएं। मुखिया कौन होती थी? महिलाएं। अरे यार, महिलाएं। और इस समाज में पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों प्रचलित थी। ठीक है। सामाजिक जीवन मात्र सत्तात्मक समाज था। महिलाओं के हाथ में घर की बागडोर होती थी। मुखिया कौन होती? महिला। पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति दोनों चालू थी, इसमें प्रचलन था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसको?
सौंदर्य प्रसाधन, महिलाएं सौंदर्य के लिए, ब्यूटी पार्लर करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती थी? सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन। देखिए किसका? लिपस्टिक, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ा देंगे इसी क्लास में। लिपस्टिक, काजल, इत्र, कहाँ से सब मिलते हैं? चन्नू दड़ों से, चन्नू दड़ों से प्राप्त होते हैं। अब देखिए आभूषण में, आभूषण, आभूषण में कमरबंद, कमरबंद जिसको कमरधनी भी कहते हैं। इसके बाद और किसे प्रयोग करती थी? कान की बाली, कान की बाली और हाथी दांत से बने आभूषण, हाथी दांत के आभूषण। और बताइए क्या प्रयोग करती थी? बताइए भाई। चूड़ियाँ और पायल, जिसे पाजेब कहते हैं, पायल। ठीक है। और महिला और पुरुष दोनों प्रयोग करते थे। गले का हार, गले का हार, बाजूबंद, बाजूबंद। ठीक है। महिला और पुरुष दोनों, महिला और पुरुष दोनों पहनते थे। और क्या पहनते थे? अंगूठी, महिला पुरुष दोनों। चलिए भाई इसको हटाइए, आगे बढ़ते हैं। कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताइए। चलो देखो, मोहर, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत अधिक मात्रा में मोहरें मिली हैं, जिसको क्या कहते हैं? सील भी कहते हैं, सील, सीलें। ठीक है। ये अधिकतम, अधिकतम मोहर, अधिकतम मोहर सेल खड़ी की होती थी, सेल खड़ी। भाई आप चाहे यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो या फिर पैट की, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। इसके बाद जो मोहर का साइज था वो कैसा था? 2x2 इंच का होता था सामान्यतः, और ये वर्गाकार होगा, वर्गाकार, और कहीं कहीं पर आयताकार भी मिलता है, आयताकार। ये हो गई मोहर। अधिकतम मोहर किसकी मिली है? सैल खड़ी की। सामान्यतः मोहर का आकार किसका था? 2x2 इंच, वर्गाकार या फिर आयताकार। अब हम लोग बात करते हैं धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। देखिए भाई धार्मिक जीवन में क्या क्या पढ़ना है बताओ। देखिए ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा। और किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी पूजा। और कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनी, विशेष पूजनी था इनके लिए, पूजनी। और किसकी पूजा करते थे? लिंग, योनि, लिंग और योनि की पूजा का भी प्रचलन था। और वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा में पीपल को पूजते थे, पीपल। ठीक है।
धार्मिक जीवन पशुपतिनाथ की पूजा, मातृ देवी की पूजा, कुबड़ वाला बैल, लिंग और योनि, वृक्ष पूजा में पीपल की पूजा करते थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग आते हैं अब क्या बचा, देखिए क्या बचा है। एक यहाँ से मोहर और मिली है, पशुपति की जो मोहर मिली है उसमें पशुपति की चित्र का अंकन है। यहाँ से मोहर एक मिलती है, मोहर यहाँ पर पशुपति के चारों ओर क्या, आसपास कौन कौन से जानवरों का अंकन है बताइए भाई, इनके आसपास किन किन जानवरों का अंकन है। हाथी, बाघ और गेंडा, इसका अंकन है। ये इसी क्रम में हाथी, बाघ और गेंडा। इसके बाद देखते हैं ये जो पशुपतिनाथ है उस मोहर पर एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, और उस सिंहासन के पास में, उसके पास में किसके, सिंहासन के नीचे किसका अंकन है भाई, भैंसा का अंकन है। और नीचे उनके पैरों के पास दो हिरण भी बने हैं, दो हिरण। ये पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी हमने आपको जानकारी के लिए अलग से बता दिया, इसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, किससे परिचित नहीं थे। हटाइए भाई, इसको हटा दीजिए इसको। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। परिचित नहीं थे, आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और उसमें 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए जाए और पूछा जाता है कि किसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं या किससे परिचित नहीं थे। तो यहाँ के लोग शेर से परिचित नहीं थे या शेर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। और किससे परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। और ये लोग किससे परिचित नहीं थे, शेर से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। और किसके साक्ष्य नहीं मिलते, मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। देखिए क्लास बहुत लंबी हो गई है इसलिए आपको भी देखने में दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब बात करते हैं इसके पतन के कारण। पतन, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते लेकिन पुजारी की मूर्ति मिलती है। ठीक है, पतन के क्या कारण थे, देखिए जो मुख्य कारण था वह पर्यावरण असंतुलन माना जाता है। इसके बाद और अन्य कारण क्या माने जाते हैं, अन्य कारण मानते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई होगी, बाढ़, सूखा, आर्यों का आक्रमण, ये सब मानते हैं। लेकिन मुख्य कारण क्या मानते हैं, पर्यावरण असंतुलन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी था इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी हो चाहे पैट हो, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब हमने आपको पढ़ा दिया। इससे बाहर कभी प्रश्न नहीं आएगा, इससे आप इसकी टेंशन ना लें। ठीक है, इतना पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया आपने। कोई भी परीक्षा हो यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।